हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लिटिल वुमेन एपिसोड 11 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं सबको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। लिटिल वुमेन एपिसोड 11 की शुरुआत पार्क जे सिंग और सांगा से होती है। वो दोनों न्यूज़ ही देख रहे होते हैं जहां बताया जा रहा था कि पार्क जे सिंग अभी भी वोटिंग में टॉप रैंक कर रहा है। और जब भी पार्क जे सिंग अपने टेबल पे एक ब्लू ऑर्किड्स नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि उसके मरने का वक्त आ गया है, वो जाने लगता है, जिससे सांगा उसे अपने पास थोड़ी देर रुकने के लिए बोलती है और वो उदास दिख रही होती है। जैसे कि पार्क जे सिंग की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, इसीलिए सांगा और उसके फादर अब डेंजर में आ गए थे और इसीलिए उन दोनों को सेफ रखने के लिए वो खुद को मारने का डिसाइड करता है और वो एक बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे देता है। थोड़ी देर बाद सांगा के पास इन्हें का एक पार्सल आता है जो उसने जापान से सेंड किया था। जब वो ओपन करके देखती है तो रोने लगती है क्योंकि उसमें उन 3 बच्चों का पोर्ट्रेट था और एक्चुअली में वो 3 बच्चे पार्क जे सिंग, सांगा और उसके भाई होते हैं। पार्क जे सिंग का बचपन से ही ड्रीम था कि वो सेंग्यून के साथ उसके घर में रहे और उससे शादी करे और उस घर का ऑनर बने क्योंकि उसे दुनिया का हर चीज़ चाहिए था जो उसे सांगा से शादी करने के बाद मिला। लेकिन उन चीज़ों की कीमत आज उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी क्योंकि उसने सांगा से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी हर मुसीबत में उसका साथ देगा और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। सो गाइस, यहाँ पे इन दोनों का रिलेशन कुछ सही से समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उन दोनों का रिलेशन काफ़ी टॉक्सिक था, लेकिन फिर भी पार्क जे सिंग ने सांगा के लिए अपनी जान दे दी। बाद में सांगा को पार्क जे सिंग के सेक्रेटरी से बात करते हुए देखते हैं जो पार्क जे सिंग के लिए बहुत लॉयल थी। लेकिन अब पार्क जे सिंग और वॉन सम यून के मरने के बाद सेंग्यून वॉन फैमिली की इकलौती हार बन चुकी थी। सांगा को पता था कि पार्क जे सिंग की सेक्रेटरी उसे खास पसंद नहीं करती है और ये बात वो उससे पूछती भी है, बट सेक्रेटरी बताती है कि उसने अपने लाइफ में काउंटलेस डेथ इनकाउंटर किया है, बट पार्क जे सिंग की डेथ उन सब में से फेथफुल था, इसीलिए वो अपनी किस्मत का फैसला सांगा के हाथों में छोड़ देती है। सांगा को पता था कि सेक्रेटरी बहुत क्रूअल और मीन है, इसीलिए वो दोनों सिस्टर को सबक सिखाने के लिए बोलती है। सेक्रेटरी तो कब से इंजू और इनक्विन को मारने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन सांगा उसे ऐसे करने से मना करती है क्योंकि वो ऐसे सबके नजरों में आ सकती थी कि वही उन दोनों के मारने के पीछे है, इसलिए वो उसे सही समय आने का इंतजार करने को बोलती है। इधर इंजू अपने अकाउंट में 0 बैलेंस देखकर शॉक्ड हो जाती है जब भी उसके दरवाजे पर पुलिस वाले दस्तक देते हैं और उसे डोर ओपन करने के लिए बोलते हैं और वो घबरा जाती है और किसी की कॉल आने पर उस कॉल को कट करके इनक्विन को कॉल करती है। इंजू को डरी हुई देख के इनक्विन उसे काम रहने के लिए बोलती है और कहती है कि वो डोर को ओपन ना करे, शायद वो फेक पुलिस भी हो सकते हैं। ऐसे ही पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और वो इंजू को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं और इनक्विन उनका कन्वर्सेशन कॉल पर सुन लेती है और घबरा जाती है। मीनवाइल हम डॉयल को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो शायद इंजू को धोखा देकर कहीं जा रहा था जब भी वो नोटिस करता है कि कोई कार उसे चेस कर रही है और वो अपनी कार तेज से भगाने लगता है और इसी बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है और डॉयल और उसकी मदर वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाते हैं और हम देख पाते हैं कि डॉयल को बहुत चोट लगी है और उसको ब्लीडिंग हो रही है। बाद में इनक्विन इंजू से मिलने के लिए प्रिजन में जाती है। इंजू अब रिग्रेट कर रही होती है कि उसने डॉयल पे भरोसा किया क्योंकि उसे कभी भी नहीं लगा था कि डॉयल उसको धोखा देगा। लेकिन इनक्विन उसे डॉयल के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और कहती है कि पता नहीं उसे किस हॉस्पिटल में लेकर गए हैं क्योंकि वो उसके बारे में पता नहीं लगा पाई थी। ये सुन के इंजू को डॉयल की चिंता होने लगती है और वो समझ जाती है कि सब पार्क हीरोइन की मदद नहीं करवाया है और वो इनक्विन को डॉयल के बारे में पता लगाने के लिए कहती है। इधर पार्क जे सिंग का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और सांगा बहुत ही दुखी नजर आ रही थी। यहाँ सेक्रेटरी के साथ स्कूल का प्रिंसिपल भी आया था जिसके स्कूल में कुछ टाइम पहले इनक्विन और जोंगो ब्लू ऑर्किड्स के बारे में जानकारी लेने गए थे। अब चारों तरफ न्यूज़ फैल गई थी और इंजू की क्लिप मीडिया वालों के हाथ लग गई थी जब इंजू हवायांग के पैसों को योगा सेंटर से निकाल कर ले जा रही थी। इंजू अपनी ये न्यूज़ देख रही थी जहां उसके एक्स कलीग उस पर ही ब्लेम लगा रहे थे कि शायद उसी ने हवायांग को मारा है क्योंकि वो हवायांग के पैसों के पीछे थी। वो बताते हैं कि इंजू हवायांग के फ्यूनरल पर भी नहीं रो रही थी और वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ दिन बाद उसे एक एक्सपेंसिव बैग कैरी करते हुए देखा। अब सबको पता चल गया था कि सिंगापुर में इंजू के नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसके एक्स कलीग्स बता रहे होते हैं कि हवायांग के मरने के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसको मिलने वाला था वो इंजू ही थी क्योंकि वही हवायांग के सबसे ज़्यादा क्लोज थी। ये न्यूज़ देख के सांगा खुश हो रही होती है और उसके साथ मारियो और सेक्रेटरी भी न्यूज़ देख रहे होते हैं। अब इन तीनों का प्लान था कि वो लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंजू ने ही हवायांग को मारा है। अब आखिरकार सांगा के लिए सही समय आ चुका था और उसे कुछ ऐसा ही स्टोरी चाहिए था। वो मारी से कहती है कि लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि उसके हस्बैंड की डेथ पूरी प्लानिंग के साथ हुई है और इसके पीछे इंजू और इनक्विन ही थे और वो सबको ऐसा दिखाना चाहती थी कि इनक्विन और इंजू ने ट्रैप सेट करके उसके भाई का इस्तेमाल किया और पार्क जे सिंग को मार दिया क्योंकि वो दोनों सिस्टर पार्क जे सिंग के पैसों के पीछे थी। ये सुन के मारी कहती है कि उसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अकेले उस स्टोरी को सबके सामने लेकर आए। सेंगन उसे याद दिलाती है कि वो बचपन से ही झूठ बोलती आ रही है तो उसके लिए कोई काम टफ नहीं है और सांगा उसे रिपोर्टर से एंकर बनाने का लालच देती है और वो मान जाती है।
और वो कहती है कि उसके हस्बैंड उस इमारत से मरने के लिए नहीं कूदे थे, ये नीचे के लोगों को उत्तम स्थानों का मार्गदर्शन करवाने के लिए था और जिगरन सोसाइटी इसी के बारे में है। मीनवाइल पब्लिक डिफेंडर इंजू से बताता है कि उसे एम्बेजलमेंट के लिए 20 सालों की सजा हो सकती है और वो इंजू को सारे क्राइम्स एक्सेप्ट करने के लिए बोलता है ताकि वो कोर्ट में 20 साल की सजा को कम करवाने के लिए फाइट कर सके। इंजू रोते हुए बोलती है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है और उसने उनमें से कुछ पैसों का इस्तेमाल बस आइसक्रीम और मेकअप एक्सेसरीज में स्पेंड किया था, बट उसने उन पैसों को निकाला था और सबके पास एविडेंस भी था, तो उसके पास कोई और चॉइस नहीं बची थी, बट वो उन क्राइम्स को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। नेक्स्ट डे इंजू का ट्रायल था। कोर्ट रूम में इंजू की हियरिंग के लिए इनक्विन और जोंगो भी आए हुए होते हैं और यहाँ प्रोसिक्यूटर प्रूफ कर देता है कि इंजू कंपनी के एम्बेजलमेंट में इन्वॉल्व थी और अब इंजू परेशान हो गई थी। कोर्ट रूम में हवा यांग के बारे में दिखाया जा रहा था और जब इनक्विन हवा यांग की पिक्चर देखती है तो उसको याद आता है कि वो उससे पहले मिल चुकी है और शायद उसने उसको पहले देखा है। ये सब होने के बाद इंजू के पास बस एक ही होप बचा था और वो था डॉयल, क्योंकि वही इंजू की रियलिटी जानता था। इसीलिए वो अपने लॉयर से डॉयल के बारे में बताती है कि वो उसके लिए गवाही दे सकता है, लेकिन उसका लॉयर बताता है कि नेक्स्ट ट्रायल में डॉयल अटॉर्नी के साइड से गवाही देने के लिए आने वाला है और ये सुन के वो स्पीचलेस हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि डॉयल उसको धोखा देगा। कोर्ट रूम से जाते टाइम मीडिया वाले इंजू से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि कोई उसे एक पेपर नोट दे रहा होता है, लेकिन भीड़ की वजह से वो नोट वहीं पे गिर जाता है। घर पर जाके इनक्विन जोंगो को बताती है कि उसने पहले कहीं हवा यांग को देख रखा है और वो हवा यांग के बारे में सर्च करने लगती है और उसको पता चलता है कि हवा यांग बैंक स्कैम के विक्टिम में से एक है और इस बारे में वो जोंगो को बताती है और वो हैरान हो जाता है। इनक्विन को याद आता है कि जब बैंक स्कैंडल के विक्टिम्स की इंटरव्यू चल रही थी तो इनक्विन वहीं पर थी, जहां हवा यांग बताती है कि उसने अपने जमा किए हुए पैसे को अपनी मदर को दिया था और उन्होंने उस पैसे को उसी बैंक में इन्वेस्ट किया। जब बैंक स्कैम हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो कुछ टाइम बाद दुनिया को छोड़कर चली गई। बाद में इनक्विन और जोंगो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं और उनको एक आदमी से पता चलता है कि उस स्कैम में उसकी मदर के गुजर जाने के बाद उसकी मेंटालिटी ऐसी हो गई थी कि बस वो उन सबसे रिवेंज लेना चाहती थी। बाद में इनक्विन इस बारे में इंजू से डिस्कस करती है कि बैंक स्कैम की विक्टिम में से हवा यांग भी एक विक्टिम थी और वो उन सबसे रिवेंज लेना चाहती थी। ये सुन के इंजू हैरान हो जाती है और उसे हवा यांग के मदर के फ्यूनरल वाला एक्सीडेंट याद आता है जब वो सिंगापुर जाने वाली थी और उस दिन इनक्विन की न्यूज़ रिपोर्ट टीवी पे चल रही थी और इंजू उस न्यूज़ को देखकर प्राउडली हवा यांग से बताती है कि वो उसकी सिस्टर है जो जस्टिस को हमेशा प्रेफरेंस देती है और उसके लिए जस्टिस ही सब कुछ है और इसीलिए वो लोगों की हेल्प करती है। और शायद यही सुन के हवा यांग ने सांगा से रिवेंज लेने की सोची और वो जान के दोनों सिस्टर को पार्क फैमिली के साथ इन्वॉल्व किया क्योंकि 4 साल पहले, और यहाँ इनक्विन के थ्रू पता चलता है कि 4 साल पहले हुए बैंक स्कैम वाले इंटरव्यू के दिन हवा यांग ने उसे इन्फॉर्मेंट के बारे में बताया था जिसने इनक्विन को ईमेल सेंड किया था और जिसका एक्सीडेंट कुछ दिन पहले कार से हो गया था जिससे इनक्विन मिलने जा रही थी। ये सुन के इंजू समझ गई थी कि वो बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो इनक्विन से कहती है कि रियल कल्प्रिट बार के बिहाइंड होना चाहिए, जब भी उसे सुकून मिलेगा। और वो हवा यांग के कातिल सांगा को जेल के अंदर देखना चाहती थी, लेकिन इनक्विन के पास सांगा के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। इसीलिए इंजू जो भी सांगा के बारे में जानती थी वो सब कुछ बता देती है, जैसे कि जब हवा यांग मरी थी तो उसने फर कोट पहना हुआ था और वो रियल में सांगा का कोट था और वो क्लोज रूम के बारे में भी बता देती है। बाद में इनक्विन सब चीज़ों के बारे में सर्च करती है और जोंगो और इनक्विन हवा यांग के फादर से मिलने जाते हैं ताकि वो उस कोट के बारे में पता लगा सके, लेकिन उसके फादर कुछ भी बताने से साफ मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बाद में जोंगो को पता चलता है कि हवा यांग के फादर ने उस कोट को ऑनलाइन सेल कर दिया था और वो उस कोट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। बाद में रेस्टोरेंट में वो दोनों खाना खा रहे होते हैं और वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि मारी सबको ऐसे बता रही थी कि पार्क जे-सेंग का मर्डर का प्लानिंग उन दोनों सिस्टर ने ही किया था ताकि उन्हें पैसे मिल सके और इसीलिए उन्होंने वन संग-यून का इस्तेमाल किया था और वन संग-यून का मेंटल कंडीशन सही नहीं था और वो उस रात का ट्रिम वीडियो दिखाती है जिसमें सेंग-यून ने पार्क जे-सेंग पर गन पॉइंट कर रखी थी और मारी सबको ऐसे बताने की कोशिश करती है कि पार्क जे-सेंग ने सेल्फ डिफेंस में सेंग-यून को मारा था और वो इंजू के बारे में बताती है कि कैसे वो 72 बिलियन वॉन लेकर भाग चुकी थी। रेस्टोरेंट में बैठे कुछ लोग इंजू के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं जिससे इनक्विन को गुस्सा आता है, लेकिन जोंगो उसको संभालता है। दूसरी साइड हम सांगा को उसी स्कूल के प्रिंसिपल के साथ डिनर करते हुए देखते हैं और वो सांगा को कॉम्प्लीमेंट करता है कि पार्क जे-सेंग के जाने के बाद वो जिगरन सोसाइटी को सही से लीड कर रही है। इस कॉम्प्लीमेंट से सांगा खुश हो जाती है, लेकिन वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी और वो अपनी डिस्प्लेजर प्रिंसिपल से शेयर करने लगती है कि पार्क जे-सेंग और सेंग-यू के मर जाने के बाद वो अकेली पड़ गई है और ऊपर से उसकी डॉटर पार्क ह्यून भी उसको छोड़कर जापान जा चुकी है और उसके फादर बीमार है। वो खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश करती है और वो उनसे इनक्विन को टॉर्चर करने के लिए
बोलती है, क्योंकि वो प्रिंसिपल भी वॉटनम वार्ड के उसके फादर जनरल के साथी थे और वो जिगरन सोसाइटी के लास्ट मेंबर थे जो अभी तक सर्वाइव कर रहे थे। प्रिंसिपल उसकी बातों से थोड़ा हेजिटेट होता है, लेकिन सांगा उसे ऐसे मैनिपुलेट करती है कि वो मान जाता है। प्रिंसिपल सांगा से पूछता है कि क्या पार्क जे-सेंग सेंग्यू के मर्डर में इन्वॉल्व था, लेकिन वो बातों को घुमा देती है और कहती है कि सेंग्यू की थिंकिंग जिगरन सोसाइटी के अगेंस्ट थी, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना पड़ा। और वो उनके ब्लू ऑर्किड्स को अपने फादर के ट्री में लगा देती है और वो हैप्पी दिख रहे होते हैं और वो खुश होकर ब्लू ऑर्किड्स की पिक क्लिक करते हैं। अब इनक्विन गुस्से में मारी से मिलने जाती है और वो उससे पूछती है कि उसने झूठी रिपोर्टिंग क्यों की, लेकिन मारी कहती है कि उसे बिलीव था कि इंजू ने 72 मिलियन वॉन को चुराया था और वो इनक्विन को जाते जाते कह जाती है कि वो उसका वर्जन था, जो उसे सच पता था उसने वही बताया है। जब भी हम देखते हैं जब इनक्विन मारी से मिलने आई थी तभी उस प्रिंसिपल ने उसका किडनैप करवा लिया। बाद में सांगा इंजू से मिलने जाती है और अपने प्लान्स के बारे में बताती है कि उसने इनक्विन को किडनैप करवा लिया है और उसे इन्हें और उसके पेरेंट्स के बारे में धमकाती है कि वो उनको भी मार देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो इंजू को बताती है कि वो एक एक करके उन सभी से छुटकारा पा लेगी और वो इंजू को अगले 20 सालों तक सलाखों के पीछे रहते हुए उन सभी को खोने का दर्द सहना होगा। ये सुनकर इंजू पूरी तरीके से परेशान हो जाती है, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी नहीं सकती थी और वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है और वो सांगा को धमकाने लगती है कि उसने उसकी फैमिली के साथ कुछ भी किया तो वो उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन सांगा को इंजू की ऐसी हालत देखकर उसको प्लेजर मिल रही थी। बाद में इंजू अपने सेल में जाकर बहुत रोती है और उसको एहसास होता है कि पैसों की वजह से उसकी लाइफ कितनी खराब हो चुकी है और ऊपर से मौत उसकी फैमिली पे मंडरा रही है, क्योंकि इंजू ने कभी भी नहीं सोचा था कि उस पैसों के कारण वो अपनी फैमिली को मुसीबत में डाल देगी। मीनवाइल हम जोंगो को देखते हैं जो वो फर कोट लेकर आया था और उसको रियलाइज होता है कि इनक्विन मिसिंग है, इसीलिए इस बारे में पुलिस को इनक्विन की मिसिंग रिपोर्ट करता है और वो पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था ताकि उसे इनक्विन के बारे में कुछ अपडेट मिल सके। मीनवाइल हम उस प्रिंसिपल को देखते हैं जो इनक्विन को टॉर्चर करने के लिए रेडी था, क्योंकि उसको लगता था कि इनक्विन ने जनरल वन की फैमिली के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि वो जनरल वन और जिगरन सोसाइटी में बहुत ही फेथ रखता था। वो एक नाइफ लेकर इनक्विन के गले पे रखता है और यहाँ हमें एज अ ऑडियंस एहसास दिलाया जाता है कि प्रिंसिपल ने इनक्विन को मार दिया। नेक्स्ट डे इंजू के ट्रायल पर डॉयल विटनेस बनकर आता है और वो इंजू की तरफ देख भी नहीं रहा था और यहाँ उसके स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा था जैसे वो इंजू के अगेंस्ट है और ये चीजें सुनकर इंजू उसे लायर कहती है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि डॉयल उसके साथ ऐसा कुछ कर रहा है। लेकिन कोर्ट रूम में मौजूद सांगा डॉयल के स्टेटमेंट से बहुत हैप्पी नजर आ रही थी। पहले तो डॉयल इंजू के खिलाफ बोलता है, लेकिन बाद में वो बताने लगता है कि वो 70 मिलियन वॉन एक न्यू फॉर्म पनामा में ट्रांसफर कर दिया गया है और ये अकाउंट किसी और का नहीं बल्कि सांगा का है। ये सुनकर तो सांगा हैरान और परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी साइड इंजू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि डॉयल उसका साथ अचानक से कैसे देने लगा। वो बताता है कि इंजू इस केस में बेसिकली फाइनेंशियली इलिटरेट थी और उसको कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है रिगार्डिंग एम्बेजलमेंट। और इसके बाद डॉयल सारा प्रूफ और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करता है जो सांगा की कंपनी और उसके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड था। ये देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं और इंजू का केस कुछ अलग ही मोड़ ले लेता है। ट्रायल के बाद मीडिया वाले सांगा से क्वेश्चनिंग करने लगते हैं, लेकिन सांगा खुद ही शॉक्ड में थी और फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि इस बारे में उसे खुद ही पता नहीं था कि उसके बैंक में 70 बिलियन वॉन ट्रांसफर कैसे हुआ। बाद में डॉयल इंजू से मिलने जाता है जहां इंजू उस पर गुस्सा करने लगती है कि क्या मैं इलिटरेट हूँ। डॉयल हंसते हुए बताता है कि उसने फाइनेंशियल इलिटरेट कहा है तो वो इससे इलिटरेट नहीं कहलाएगी। इंजू उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो कहाँ गायब हो गया था, उसे उसकी टेंशन हो रही थी। डॉयल बताता है कि उसने उसको कॉल भी किया था लेकिन उसने कट कर दिया और उसने उसको नोट देने की कोशिश की लेकिन वो भी उसको नहीं मिल पाया, जिससे इंजू समझ जाती है कि डॉयल शुरुआत से उसके साथ था। यहाँ देख के साफ पता चल रहा था कि दोनों में एक दूसरे के लिए कितनी ज्यादा फीलिंग है, लेकिन वो एक दूसरे को कन्फेस नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉयल को कस्टडी में ले लिया जाता है और ये देखकर इंजू शॉक्ड हो जाती है और इसके बाद इंजू को प्रिजन में डाल दिया जाता है। अब सांगा टेंशन में आ गई थी और अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में मारी से बताती है, लेकिन मारी उसे शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि वो सारे पैसे अपने फाउंडेशन में सेंड कर दे जिससे किसी को शक नहीं होगा। और वैसे ही मारी का सबऑर्डिनेट उसे एक न्यूज़ दिखाता है जिससे मारी शॉक्ड हो जाती है और वो सांगा को न्यूज़ देखने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि इनक्विन न्यूज़ स्टेशन में आ चुकी है और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। ये देख के सांगा शॉक्ड हो जाती है कि ये बच कैसे गई और वो प्रिंसिपल को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ इनक्विन सांगा के फर कोट के बारे में रिवील कर देती है और उन्हें सांगा की वीडियोस दिखाती है जिस दिन हवा यंग का मर्डर हुआ था और वो सेम कोट पहनकर गई थी, लेकिन आने के बाद वो उस पर कोट नहीं था। ये न्यूज चोंगो भी देख लेता है और भाग के न्यूज स्टेशन जाता है। इनक्विन सबसे पहले हवा यंग की मौत और सांगा के क्लोज रूम के मॉडल के साथ उसके सामने एक और बुक कीपर की मौत के बीच का संबंध का खुलासा करती है और वो बताती है कि सांगा की मदर की मौत भी इसी क्लोज रूम में हुई थी और वो बताती है कि इन तीनों के बीच में एक सिमिलरिटी है और वो है ब्लू ऑर्किड्स। और इसके बाद सेट पर वो एक एक्सपर्ट को इनवाइट करती है और ये कोई और नहीं बल्कि वही प्रिंसिपल होता है और इसे देखकर सांगा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है।
प्रिंसिपल बताता है कि ब्लू ऑर्किड्स रेयर स्पीसीज है और ये लगभग हर प्लेसेस से गायब हो चुका है, लेकिन ये अब भी पार्क जी सिंह के हाउस में मौजूद है और वो सबको ब्लू ऑर्किड्स ट्री की पिक्चर दिखाता है जो उसने लास्ट टाइम क्लिक कर ली थी। और उसके एक्सप्लेनेशन से साफ पता चल रहा था कि सब मर्डर के पीछे सांगा का ही हाथ था। प्रिंसिपल ये सब बताते हुए इनक्विन को देखता है और इसके बाद हम उसी दिन का इंसिडेंट देखते हैं जब प्रिंसिपल इनक्विन को टॉर्चर करने जा रहा था। इनक्विन उनको कन्विंस करती है कि बस उन्होंने ही जनरल वन के विश्वासों का ट्रू स्पिरिट दिखाया है, नहीं तो सांगा और पार्क जी सिंह ने गलत पर्पस के लिए सोसाइटी का बस इस्तेमाल किया है। ये सब सुनकर प्रिंसिपल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल जिब्रन सोसाइटी का लास्ट ऐसा मेंबर था जो अभी तक जिंदा था और वो जनरल वन में बहुत ही फेथ रखता था और वो जनरल वन को फेल होते हुए नहीं देख सकता था क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स का फेथ जनरल वन से जुड़ा था। इसीलिए वो इनक्विन का साथ देने का फैसला करता है। इंजो भी इस न्यूज को देख रही थी और वो इनक्विन को देखकर प्राउड फील कर रही थी कि आखिरकार वो सांगा का सच दुनिया के सामने लेकर आ गई। न्यूज स्टेशन से बाहर आने के बाद इनक्विन नोटिस करती है कि जंगो उसका वेट कर रहा है और वो भाग के उसको गले लगा लेती है और यहाँ दोनों अपना इमोशनल फीलिंग को शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे ट्रायल में इंजू खुद को दोषी ठहराती है और बहुत ही इमोशनल नजर आ रही होती है और वो खुद को पनिशमेंट देने के लिए बोलती है क्योंकि उसी ने स्टार्टिंग में उन 2 बिलियन वॉन को लिया था और इसके बाद उसे इतना ट्रबल फेस करने को मिला। उसे पता चल गया था कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ होती है। इसीलिए वो जज को खुद को पनिश करने के लिए बोलती है। अब हवायांग मर चुकी थी लेकिन वो कहती है कि अभी वो जिंदा है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। वैसे ही कोर्ट रूम का डोर ओपन होता है और हम किसी को आते हुए देखते हैं और सब पीछे मुड़कर देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। इनक्विन और सैंगन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब इंजू पीछे मुड़कर देखती है तो ये और कोई नहीं बल्कि हवायांग होती है और उसे अपने सामने देखकर वो बुरी तरीके से हैरान हो जाती है और ये एपिसोड इसी शॉकिंग सीन के साथ एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सबको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ। थैंक यू।